बिहार में 7 जून तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। सीएम आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, पाबंदियों में मिल सकती है राहत। अनाथ बच्चों को सहूलियत देने की कवायद में सरकार। बिहार प्रदेश बीजेपी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। डॉक्टर रामसागर सिंह ने दी पीएम को बधाई। मुंगेर में जिला प्रशासन ने जताई बाढ़ की आशंका। एसडीआरएफ ने राहत कार्यों के लिए कसी कमर। एसडीआरएफ ने लिया तमाम तैयारियों का जायजा। और भागलपुर में जरूरतमंदों के लिए नई पहल। असहाय को बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत बीजेपी सदस्य रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक अब खत्म हो चुका है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तो पहले ही गिरावट दर्ज की जाने लगी थी और अब मौत के आंकड़े भी नीचे आते दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत से पहले बार देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा नीचे आया है। पिछले 12 हफ्तों के बाद कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में 17% तक गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 34 दिन के बाद कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 3000 के नीचे पहुंचा है। वहीं बिहार झारखंड की बात की जाए तो वहां भी मामलों में कमी देखने को मिली है। लगातार हो रही मामलों में कमी और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तालाबंदी से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सरकार इस दौरान कुछ रियायत भी दे सकती है। बात करें झारखंड की तो वहां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि अब 3 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें पहले से जारी पाबंदियां 3 जून तक जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले यह अवधि 27 मई की सुबह 6 बजे तक थी। बैठक में ई पास से किसानों समेत कुछ अन्य लोगों को छूट देने का भी फैसला लिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शुभम कुमार हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से लगातार झारखंड में पाबंदियों का दौर भी जारी है और अब एक बार फिर से मिनी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, हालांकि रिकवरी रेट और जो संक्रमण का दर है उसमें कमी देखी गई है। फिलहाल क्या क्या रियायतें दी गई हैं? बिल्कुल राखी, अगर हम बात करें तो जिस तरीका से पहली शुरुआत करते हैं कोरोना के आंकड़ों से, एक समय था जब होली के बाद से कोरोना में विस्फोट देखने को मिला था। आए दिन 1000 से भी ज़्यादा संक्रमित मरीज मिलते थे। लेकिन झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल राजधानी रांची में, और इसी वक्त हम राजधानी रांची में मौजूद हैं और वहां पर मात्र 193 संक्रमित मरीज बस भर्ती हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने आंकड़ों में गिरावट आई है। और कहीं ना कहीं ये राज्य के राज्यवासियों के लिए और राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कई हथकंडे अपनाए गए। कोरोना पर मंथन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार करते गए और उसी मंथन का नतीजा है और उसी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की कह सकते हैं वो कड़ाई है, जिसका आज हमले को फलाफल देखने को मिल रहा है। और झारखंड में संक्रमित मरीजों की अब कह सकते हैं केसेस आना लगभग बंद हो चुके हैं। दूसरी बात करें तो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल सदर अस्पताल रांची का सदर अस्पताल, जहां पर प्रतिदिन 500 से ज़्यादा संक्रमित मरीज भर्ती हुआ करते थे, कई लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन महज 26 संक्रमित मरीज राजधानी रांची के सदर अस्पताल में हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीका से जो बढ़ते हुए आंकड़े हमने देखे थे और जो गिरता हुआ कोरोना का ग्राफ हमने देखा है मई के कह सकते हैं मई के सेकेंड वीक से बाद हमने इस चीज़ को देखा था,
तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह झारखंड में लगाया गया है, उसी का नतीजा है कि आज हम राज्यवासियों के साथ यह बात खुलेआम बोल सकते हैं कि अब हमने कोरोना पर जीत हासिल करने में पहला पायदान हासिल कर लिया है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम निर्णयों का राज्यवासियों ने बखूबी स्वागत किया था, और वह उसी का नतीजा है कि आज राज्यवासी अब ये उम्मीद में है कि अब झारखंड में लॉकडाउन में रियायतें दी जा सकती हैं, सरकार की ओर से पाबंदियां हटाई जा सकती हैं, प्रतिष्ठान को खोला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए। और राज्यवासी थोड़े से अब, क्योंकि जो डर का माहौल था वो डर का माहौल खत्म होता जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सभी ने राखी एक भयावह दृश्य देखा था। मौतों के जब आंकड़े सामने आए थे, शमशान घाटों पर शवों के कतार लगे रहते थे, लेकिन आज उन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से झारखंड राज्य के जितने भी वासियां हैं वो एक खुली हवा में सांस लेने को अब कह सकते हैं थोड़े तैयार जरूर हो चुके हैं, और एक कह सकते उम्मीद की किरण बरकरार जरूर नजर आ रही है। जी शुभम, लेकिन यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा था कि झारखंड वैक्सीनेशन की बर्बादी को लेकर नंबर 1 है, और जिस तरीके से लगातार आंकड़े भी यही पेश किए जा रहे थे, फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति झारखंड में है? देखिए, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन की जो शुरुआत की प्रक्रिया थी, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो ऐप बनाया गया था उसी से रजिस्ट्रेशन करवा के लोग अपना वैक्सीन ले रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट तक एक पहल कर डाली कि जो झारखंड राज्य का बनाया गया ऐप है उसके माध्यम से झारखंड के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुभारंभ करनी चाहिए। दूसरी बात करें इसी कड़ी में, तो जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे अपने शब्दों में कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण झारखंड के कुछ ऐसे लोग हैं, लगभग कह सकते हैं 35 से 37% ऐसे भी लोग हैं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, और मोबाइल का प्रयोग करना ढंग से नहीं जानते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवा पाएंगे? ये तमाम सवाल थे। लेकिन उसके बाद भी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे थे, और कोरोना पर मंथन करने का नतीजा था कि झारखंड में आज से ठीक 4 दिन पहले मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया, जिससे अब घरों तक जाके वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टीकाकरण का लाभ हर एक युवक तक पहुंच रहा है। 18 वर्ष से ऊपर के लोग लगातार अब कह सकते हैं केंद्र पर जाकर टीका ले रहे हैं। अगर उसी कड़ी में और एक बात करें राखी, तो जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड की, अगर कोरोना को लेकर बात करें तो जागरूकता की कमी थी, उसको भी सरकार ने दूर करने का प्रयास किया। हर गांव में, हर तबके में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर शहरी इलाकों में गाड़ियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लिया है वो जल्द से जल्द टीका ले लें, तभी जाकर हम संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़ों को पर काबू पा सकेंगे। अगर दूसरी बात करें तो जिस तरीका से जो झारखंड में मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया उसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जिस भी इलाके में किसी व्यक्ति को अगर मोबाइल वैन से टीका का लाभ लेना है तो महज वहां के लोकेलिटी में 20 आदमी को इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर 20 से 25 लोग वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे तभी उस मोबाइल वैन के जरिए आप उस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वो मोबाइल वैन आपके लोकेलिटी एरिया में पहुंचेगी, वहां पर आपको टीकाकरण का लाभ दे सकेगी। हालांकि झारखंड में आपका जो सवाल था, टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीका से चल रही है, और रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा भी एक पहल की शुरुआत की गई थी, जिस पहल का कह सकते हैं स्लॉट में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, रात 9 बजे से कल से उसे खोल दिया गया है। अब लोग स्लॉट बुक कर रहे हैं और टीकाकरण का लाभ उठा रहे हैं, और टीकाकरण लेने के बाद झारखंड में संक्रमण का खतरा और कम होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से लगातार टीकाकरण बढ़ाया जा रहा है, इससे यही जताया जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से संक्रमण की दर कम हो रही है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का यहां पर असर देखने को मिल रहा है। आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। शशांक जी, जिस तरीके से लगातार बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि अवधि बढ़ाने से कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है, लेकिन अब सवाल यह है क्या बिहार में दोबारा लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से स्थिति फिलहाल बनी हुई है बिहार में, हालांकि संक्रमण की दर कम है लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि अभी खतरा टला नहीं है। तो क्या लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? देखिए कि आज लॉकडाउन का आखिरी दिन है कि 31 तारीख तक का लॉकडाउन लगा है। उसके बाद जो अगला लॉकडाउन लगना है या नहीं लगना है, इसका फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को करना है। देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पर नीतीश कुमार काफी नजर रखते हैं और उसको जो एडवाइस सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह आंकड़े इस तरह के हैं कि आज संक्रमण का दर जो बिहार में है वो लगभग 1% नीचे 1.4% करीब है।
जो कि बहुत ठीक माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से 16% परिक्रमा चली गई थी और ज्यादा भी चली गई थी, ऐसे में ये बहुत सुकून वाली बात है। उससे जी। दूसरी सुकून वाली बात यह है कि बिहार के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ सरकार के द्वारा जारी किए गए डेटा की बात कर रहा हूँ, तो सरकार ने जो आंकड़े जारी किए पहले उसकी बात कर लेते हैं। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 30 जिले ऐसे हैं जहाँ 100 से कम संक्रमित पाए गए, 38 में से 30 जिले हैं जहाँ एक तरह से कहा जाए, एक तरह से कंट्रोल्ड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ जांच नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार निर्णय लेगी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जो मुख्य सचिव के अध्यक्षता में होती है, वो जो निर्णय लेगी तो सरकारी आंकड़े और सब को देखते हुए वो निर्णय लेती है, और ये भी देखती है कि जो पिछले बार हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था उसका क्या परिणाम आया, यानी उसकी स्टडी रिपोर्ट भी रखी जाती है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में, और उसके आधार पर निर्णय होता है। तो देखिए, दो बातें हो सकती है कि बिहार में जो लॉकडाउन अब अगला फेज आने वाला है, वो कहा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस कुछ कम हो गया, हालांकि ऐसा मान रहे हैं तमाम विभाग के लोग भी और अधिकारी भी कि रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, यानी दुकानों के खोलने का समय जो 6 से 10 बजे तक है उसको बढ़ाया जा सकता है, या उसको शाम को भी अलाउ किया जा सकता है। दूसरी कुछ और एक्टिविटी है, जैसे सरकारी कार्यालय खोलने की बात, निजी कार्यालय खोलने की बात है, तो उसमें ये हो सकता है कि कुछ समय सीमा दे दी जाए कर्मचारियों की, 1/3 कर्मचारी आएंगे या आधे कर्मचारी आएंगे और आधे अल्टरनेट डे आएंगे। तो ये तमाम चीजें भी हो सकती हैं, या फिर नीतीश सरकार अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, राज्य सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो चाहती है कि संक्रमण की दर कम जरूर हुई है लेकिन इसको नेग्लिजिबल पे लाया जाए, एकदम मिनिमाइज कर दिया जाए, तो 1 सप्ताह का लॉकडाउन और एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो 1 सप्ताह को लॉकडाउन होगा उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी, कुछ कहीं ना कहीं लोगों को छूट मिलेगी, और वो छूट दुकान के समय पे हो सकता है, मार्केट के समय पे हो सकता है, के परिचालन पर कुछ कंडीशन साथ दी जा सकती है, लेकिन 1 सप्ताह कुछ रिस्ट्रिक्शन और रहेगी, ऐसा माना जाता है। शुभम, वहीं झारखंड में जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, क्या लगता है क्योंकि सीधे तौर पर राज्य की जो आर्थिक स्थिति है लॉकडाउन की वजह से उस पर असर देखा जाता है, तो अभी फिलहाल झारखंड की आर्थिक स्थिति क्या ऐसी है जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है इसको झेल सके? देखिए राखी, सबसे महत्वपूर्ण बात करें, अगर लॉकडाउन की बात करें और आर्थिक व्यवस्था इसमें जोड़ी गई है, तो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उनका साफ तौर पे ये क्लियर कह सकते हैं फंडामेंटल था कि झारखंड में जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है। और झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जो कि कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के फेवर में झारखंड सरकार नहीं है, क्योंकि झारखंड जो शुरू से ही पिछड़ा राज्य के तौर पे माना जाता है और झारखंड में उतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि संपूर्ण लॉकडाउन करके गरीबों के पेट पर लात मारा जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से साफ कह दिया गया था कि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है, और उसी कड़ी में झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया। और सुबह 6 बजे से लेकर पहले की अगर बात करें तो रात 8 बजे तक की अनुमति थी प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे केसेस में बढ़ोतरी होती गई, संक्रमित मरीज मिलने लगे, उसके बाद फिर से संशोधन किया गया। संशोधन के बाद एक और निर्णय लिया गया कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति है, चाहे वो सब्जी दुकान की बात कर ले, चाहे वो मेडिकल दुकान की बात कर ले, चाहे वो अन्य जरूरत के सामानों की बात कर लें। तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर इसमें है तो जिस तरीका से 27 तारीख को सुबह 6 बजे, 27 मई की सुबह 6 बजे इस अवधि को समाप्त होना था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 25 मई को यह ऐलान कर दिया कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 3 जून 2021 के सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा। और उसी का नतीजा है कि आज संक्रमण में हमने कंट्रोल पाया है, काबू पाया है और राज्यवासियों की जिंदगी को बचाया है। उसमें सबका एक बड़ा योगदान है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी की बात कर लें, चाहे वो सफाई कर्मी की बात कर लें, चाहे वो पुलिस के जवान की बात कर लें। क्योंकि एक तस्वीरों के माध्यम से हम आपको अभी लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे राखी। देखिए, इस वक्त मौजूद हम राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक में, और अभी तकरीबन 12:20 हो रहे हैं, और अभी से 1 घंटे 40 मिनट के बाद सड़कों पर आपको एक भी वाहन देखने को नहीं मिलेगा। जो मिलेगा तो वो एम्बुलेंस होगा, चाहे वो जो जरूरत के काम से बाहर निकल रहे हैं और जिनके पास ई पास है, क्योंकि झारखंड में इसी कड़ी में ई पास भी लागू किया गया था। ई पास जिनके पास है वही लोग सड़कों पर दिखेंगे। अभी तो सड़कों पर आपको कई लोग दिख रहे होंगे, गाड़ियों की गड़गड़ाहट दिख रही होगी, लेकिन 2 बजे के बाद से सड़कें वीरान में तब्दील हो जाती हैं। और इसी वीराने पन का नतीजा है कि आज हमने बढ़ते हुए संक्रमण पर काबू पाई है और एक अच्छी दिशा की ओर पहल करते हुए हमने शुरुआत की है। और झारखंड सरकार का इसमें परस्पर सहयोग भी देखने को मिला और झारखंड की जनता का भी सहयोग इसमें देखने को मिला। जी
बिल्कुल शशांक, लेकिन आपने ई पास की बात की तो ई पास को लेकर भी झारखंड में जिस तरीके से सियासी दंगल देखा गया था, लगातार ई पास को लेकर विपक्षियों का यही कहना था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो अपना ई पास कैसे बनवाएंगे, या जो किसान है वो अपना ई पास कैसे बनवाएंगे। तो अब क्या लगता है, जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि को लेकर लगातार बढ़ोतरी की जा रही, ई पास को लेकर सरकार को कोई ना कोई प्लान बी सोचना चाहिए, जिससे किसानों को या फिर जो लोग हैं जो रोजमर्रा के लिए चीजों के लिए बाहर जाते हैं और जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो आखिर अपना ई पास कैसे बनवाए, इसके लिए भी कोई विकल्प सरकार को खोजना चाहिए। बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से जो लॉकडाउन है उसमें तमाम रिलैक्सेशन दिया है। जैसे उसमें जो गाइडलाइन निकली थी, जो गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन था, उसमें क्लियर था कि एग्रीकल्चर वर्क के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अगर लोग अपने खेतों में जा रहे हैं और वो वैलिड किसान है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ मूवमेंट के लिए भी था, इस बात जरूरी था उन लोगों के लिए जो लोग बहुत जल्दी काम से निकलना चाहते हैं और कोई बहुत मजबूत है। लेकिन जैसे जो लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं उनके पास वैलिड टिकट होता था, वही पास के रूप में माना जाता था। जो लोग फ्लाइट पकड़ने जा रहे होते थे उनके पास वैलिड टिकट होता था। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा रहे हैं और आपके पास कोई ट्रेन पकड़नी है उसका वैलिड टिकट है तो वो मान लिया जाता था। बिहार में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई थी या किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं संक्रमण की दर रोकने के लिए एक कोशिश की राज्य सरकार की, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार खुद को कामयाब मान रही है। सरकार ने जो डेटा अपना बनाया है, जो पूरा ये बनाया कि पहले लॉकडाउन में और दूसरे लॉकडाउन में हमने क्या क्या जी सकारात्मक परिणाम आया। तो कहीं ना कहीं अब केसेस क्योंकि अंतिम समय में नहीं कह सकते, अभी काफी लंबा समय है, अभी पूरी तरह से मामला नॉर्मलाइज होने में या केस को जीरो करने में बहुत समय लगेगा जी। सरकार की कोशिश रहेगी कि संक्रमण ज्यादा न बढ़े, और संक्रमण न बढ़े उसका सबसे और सटीक तरीका होता है लॉकडाउन और इफेक्टिव लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन कर देना और इफेक्टिव लॉकडाउन दोनों में अंतर है। इस बार तमाम तरह की छूट है। जैसे आप सुबह 10 बजे तक बिहार में है, 6 से 10 जो जरूरी एसेंशियल खाद्य सामग्री और उसकी एक लिस्ट है बाकायदा, और उसको खरीदने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां पर भी कोई बात की जरूरत नहीं होती है। लेकिन चूंकि ये सारी चीजें लोकलाइज होती हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि राज्य सरकार की यही कोशिश है कि पूरी समीक्षा की जाए चीजों की, और संक्रमण कहीं से फैलने का 1% भी रिस्क ना बचे, ये कोशिश की जाए। क्योंकि अगर इतने दिन आप लॉकडाउन लेकर चले आए हैं और इतने दिन आप सावधानी बरतते हुए चले आए हैं, तो कुछ समय और है, क्योंकि इस बीमारी को इलिमिनेट करना है, खत्म करना है। शुभम, आपके पास लौटते हो, जिस तरीके से लगातार ई पास को लेकर झारखंड में एक सियासी दंगल देखा जा रहा था कि ई पास को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा यही कहा गया कि जो किसान है वो ई पास नहीं बनवा सकते। हालांकि सरकार ने जितने कड़े कदम उठाए हैं उनका ही परिणाम है कि पूरे तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो झारखंड में कोरोना काफी काबू की स्थिति में है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो किसान है वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके पास ई पास नहीं है, तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से किसान परेशान है, सरकार को कोई ना कोई अलग एक विकल्प खोजना चाहिए किसानों के लिए? देखिए राखी, इसी कड़ी में क्योंकि 2 दिन पहले बैठक हुई थी और बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि झारखंड में जो भी व्यक्ति सरकारी जॉब में है, चाहे वो पेट्रोल पंप में काम करता हो, चाहे वो किसान हो, उसे ई पास की आवश्यकता नहीं है, बस उसे अपना आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। क्योंकि सभी के पास सभी का अपना पहचान पत्र होता है, और सरकार ने साफ तौर पर यह दिशा निर्देश भी दिया था, किसी व्यक्ति को किसी भी नाके पर अगर पुलिस प्रशासन की ओर से रोका जाता है तो वो अपना आई कार्ड दिखाएं, वहां से उन्हें आराम से जाने दिया जाएगा। इसमें अगर विपक्ष लगातार सवालिया निशान खड़ा कर रही है तो मेरे समझ से कोरोना जैसे महामारी में राजनीतिक ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि जिस तरीका से विकट परिस्थिति में, और अगर शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन तमाम कड़ाइयों को नहीं बरतते तो झारखंड की स्थिति जो भयावह बनी हुई थी और भयावह हो जाती। क्योंकि उस समय का एक दौर याद करने की ज़रूरत है जब राज्य की जनता ही गुहार लगा रही थी अपने मुखिया से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, से कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाए, राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाए। कई प्रतिष्ठानें उस समय अपने आप बंद हो गई थी क्योंकि डर का माहौल बरकरार था, और उसी डर को देखते हुए कहीं ना कहीं राज्यवासियों को जिंदगी को सर्वप्रिय देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया था। और कहीं ना कहीं 3 जून सुबह 6 बजे तक यह देखना होगा कि क्या झारखंड में आगे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी।
अगर बढ़ेगी तो क्या रियायतों के साथ बढ़ेगी, अगर नहीं बढ़ेगी तो क्या क्या रियायतें दी जाएंगी। ये तमाम सवाल है और सभी के मन में ये सवाल ज़रूर है। लेकिन राज्य की जनता, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे मौजूद हूँ और तमाम लोगों से जब मैं बात करता हूँ तब मुझे एक ही बात का पता चलता है कि राज्य की जनता बेहद खुश है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय से, क्योंकि राज्य की जनता अपने परिवार को, क्योंकि एक व्यक्ति अगर संक्रमित हो रहा था तो उसके पूरे परिवार को खतरा था, तो कहीं ना कहीं कोरोना के चैन को तोड़ने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पूरी प्लानिंग थी, पूरी होमवर्क थी, वो कहीं ना कहीं लाभदायक साबित हुई है, फायदेमंद साबित हुई है। और राज्य की जनता बखूबी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ठीक आज अभी से 2 घंटे बाद सड़कें वीरान में तब्दील हो जाएंगी और अनावश्यक लोग घर से बाहर निकलने से खुद परहेज करने लगे हैं अब। जी बिल्कुल शशांक, क्या लगता है बिहार में भी कुछ इसी तरीके का नजारा देखा जा रहा है जैसा कि झारखंड में? हालांकि बिहार में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, इसके साथ ही संक्रमण की दर घटती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि जिस तरीके से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं या फिर महंगाई बढ़ी है, जो प्रवासी मजदूर है उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि सरकार पूरे तरीके से लॉकडाउन में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर विफल साबित हुई है। देखिए, निश्चित रूप से जो चीजों के दाम बढ़े, खास करके जो खाद्य सामग्री है, जो लोगों के एसेंशियल कमोडिटी है, लोगों को उसके दाम काफी बढ़े हैं। कई उदाहरण दिए जाते हैं, आमतौर पर सरसों के तेल की काफी बातें की जा रही है। देखिए, इसके कई कारण है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है उसका असर पड़ता है। दूसरा ये है कि जब आप लॉकडाउन जैसी स्थिति होती है, आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं, तो आयात में भी फर्क पड़ता है। कुछ आयात जो है देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए होते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मोटर व्हीकल का मूवमेंट कम होता है। और दूसरा जो मंडियों का समय है खुलने का, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी असर पड़ता है, क्योंकि मंडियां सीमित समय के लिए खुल रही हैं, तो व्यापारी भी चीजों को कम से कम मंगाते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, जो अंतरराष्ट्रीय आयात है, जैसे सरसों के तेल की खपत देश में इसलिए बढ़ी कि पाम ऑयल का आयात कम हो गया। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों का कई पहलू है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सरकार के हाथ में है, और सरकार ने इसका वादा भी किया था। उन्होंने कहा था जब लॉकडाउन लगेगा तो किसी तरह की आर्थिक गतिविधि ठप नहीं होगी, और खास करके जो इसेंशियल कमोडिटी है, जो मेडिकल आइटम्स है और खाद्य सामग्रियां हैं, इन तमाम चीजों की सप्लाई बेहतर रखी जाएगी, सप्लाई चेन को मेंटेन रखा जाएगा। तो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हुआ है, इसी कारण से मार्केट में चीजों का अभाव हुआ है, और जब क्राइसिस हुई है मार्केट में तो उसके दाम बढ़े हैं। दूसरा काला लेकिन शशांक, जिस तरीके से जो कोरोना के मामले हैं वो कम बिहार में आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में जो जांच है वो नहीं हो रही है। कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची लेकिन जांच नहीं कर पाई, ग्रामीणों ने उन्हें भगा दिया। कई ऐसे मामले सामने आए। इसी के साथ जिस तरीके से झारखंड में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है, जांच के लिए ग्रामीण इलाकों तक जांच अधिकारियों को भेजा जा रहा है, लेकिन बिहार में इस तरीके की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है कि जांच के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा जा रहा है। और इसी वजह से लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि आंकड़ों का खेल किया जा रहा है, और जिसे लेकर लगातार पटना हाई कोर्ट भी सरकार के इस मामले में दखल दे चुका है। कि जो शुरू से कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं और शहरी इलाके हैं, इनमें संक्रमण का तरीका, और इस वक्त जो जांच हो रही है वो किन इलाकों में हो रही है, ये चीजें करने की बात है। देखिए, जहां तक बात है कि मोबाइल वैन भेजने की झारखंड सरकार ने भेजा, उत्तर प्रदेश सरकार भी गांव स्तर पर वैन भेजने का है। बिहार में जिस दिन से जांच शुरू हुई थी, पीएससी लेवल पर जांच हो रही है। तो बिहार में जो जांच है, सरकार का कहना है कि वो ग्रामीण इलाकों में जितनी जांच है उसी तेजी रफ्तार से की गई थी जिस रफ्तार से शहरी क्षेत्रों में की गई थी। महत्वपूर्ण देखिए क्या होता है कि आंकड़े छुपाना या आंकड़ों में मैनिपुलेशन ये संभव है सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से, ये संभव है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अस्पतालों को अगर क्राइटेरिया माने, भाई अगर कोई व्यक्ति अगर आंकड़े छुपा भी रहा है तो अगर कोई बीमार पड़ेगा तो अस्पताल जाएगा। जो रफ्तार अस्पताल में जाने की अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में थी और मई में थी, अब पटना के अस्पतालों में देख लिया जाए, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में देख लिया जाए कि बेड खाली है, ऑक्सीजन का सर्कुलर स्टॉक है, मरीज कम आ रहे हैं, पहले के अपेक्षा मरीज नहीं आ रहे हैं। ये शो करता है कि आपकी संक्रमण की दर कम हुई है। और जो ये ज्यादा टेस्टिंग और कम टेस्टिंग की बात होती है, वो संक्रमण की दर जब देखी जाती है तो पर 100 लोगों में से कितना संक्रमण हुआ है ये रैंडमली देखा जाता है। तो जितनी भी जांच करने, लेकिन शशांक, बिहार में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उन पर ताला लटका हुआ है, एम्बुलेंस जिस तरीके से पप्पू यादव ने दावा किया था कि एम्बुलेंस घर में खड़ी हुई धूल फाक रही है, तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था के जो तमाम दावे सरकार की तरफ से किए गए थे वो खारिज होते दिखाई दे रहे हैं, और लगातार यही सवाल विपक्ष पूछता रहा है सरकार से। कई लैप्सेस सामने आए हैं, जैसे एम्बुलेंस बिहार में एमपी नेट फंड से कई भेजे गए, सरकार की तरफ से भेजे गए,
और वो एम्बुलेंस पड़े हुए से इसलिए पड़े हुए कि उनकी संचालन करने की कोई सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जो एम्बुलेंस संचालन समिति बनती थी वो एक्टिव नहीं है, उसके पास फंड की कमी है। इसका मतलब है कि सरकारी स्तर पर मिसमैनेजमेंट है। इसी तरह देखा जाए कि जो पीएससी है, जिनकी आप उप स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, प्रत्येक पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, लेकिन सरकारों ने उसमें कर्मचारियों की नहीं की, यानी जो पद सृजित करने थे, आपने एक भवन बना दिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये समझने की बात है कि अस्पताल का मतलब भवन नहीं होता है। अस्पताल का मतलब होता है पूरा ढांचागत विकास और वहां पर पदों को सृजित करना, डॉक्टर्स के पद सृजित करना, नर्स के पद सृजित करना, पैरा मेडिकल स्टाफ का पद सृजित करना। तो बिहार में जो उप स्वास्थ्य केंद्र प्रत्येक पंचायत में बनाए गए थे, वहां उनके लिए परमानेंट पद का सृजन नहीं है। और जो निकट की पीएचसी है, यानी जो पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां से नर्सों का और डॉक्टरों का साप्ताहिक डेपुटेशन होता है। तो जब वहां डॉक्टर और नर्स नहीं पहुंचेंगे, स्वास्थ्य कर्मी नहीं पहुंचेंगे, तो गांव वाले उससे दूसरे उपयोग में ले लेते हैं। यही हुआ बिहार के तमाम उप स्वास्थ्य केंद्रों के साथ। यानी आपने सही कहा कि जो ढांचा है, जो सिस्टम है, उसने सही फंक्शन नहीं किया, और उसका यही खामियाजा है कि जब मौका आया, जरूरत पड़ी, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होते हुए देखा। बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिहार में लगातार इस तरीके से देखी जा रही है कि पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो जांच कराने से डरते हैं। तो सरकार जागरूकता फैलाने में भी कमजोर साबित हुई है, इसी के साथ जनता को तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने में भी यहाँ पर लापरवाही उनकी देखी गई है। शुभम, जिस तरीके से लगातार झारखंड में दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए, जो तारीफ के काबिल है, लेकिन तीसरी वेव को लेकर आखिर सरकार किस तरीके से तैयार है? क्योंकि बच्चों पर सबसे ज्यादा इसका असर देखा जाएगा, और झारखंड में यही कहा जा रहा है कि जो बच्चों के डॉक्टर है, उनकी भारी कमी देखी जा रही है। देखिए, अगर बात करें तीसरी लहर की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तीसरी लहर के बारे में भी तमाम पदाधिकारियों से, चाहे वो आपदा प्रबंधन की बात कर लें, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात कर लें, तीनों लोग मिलकर कोरोना पर मंथन फिलहाल कर रहे हैं, और तीसरी लहर से कैसे झारखंड के बच्चों को बचाया जाए, क्योंकि बच्चों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के कई अस्पतालों में बेड की व्यवस्था पहले से कर दी गई है, और खुद आकलन किया जा रहा है कि अगर तीसरा लहर आएगा तो कैसे कैसे अपने मतलब पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाने हैं, कैसे काम करना है, कैसे प्लानिंग करना है, उन तमाम पहलुओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर बनाए हुए हैं। उसी कड़ी में एक चिंता की विषय जरूर है, ब्लैक फंगस के नाम की, आप जानती ही होंगी, झारखंड में ब्लैक फंगस ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है कि कैसे इसको रोकथाम किया जाए, कैसे राज्यवासियों की जिंदगी को बचाया जाए। हालांकि 44 संक्रमित ऐसे हैं जो अभी तक एडमिट हैं ब्लैक फंगस से, तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस का भी खतरा बरकरार है, तीसरी लहर का आना का भी खतरा बरकरार है। सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। जिस तरीके से सरकार ने दूसरी वेव को कंट्रोल किया है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि झारखंड की सरकार उसी तरीके से अहम फैसले लेगी, कड़े कदम उठाएगी, और ब्लैक फंगस समेत जो तीसरी लहर है उस पर भी काबू पाने में झारखंड सरकार लगातार काम कर रही है, और इसमें भी कामयाब होगी। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ शशांक दुबे हमारे साथ बिहार से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ जहां झारखंड सरकार लगातार उचित कदम उठाते हुए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा रही है, जिससे कहीं ना कहीं रिजल्ट यही देखा जा रहा है कि संक्रमण की दर में लगातार कमी हो रही है, तो वहीं बिहार सरकार भी एक अहम फैसला ले सकती है, दोबारा लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।